नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। राज्य में कोविड संक्रमण की वजह से कठोर प्रतिबंध जारी रहने के चलते फिलहाल ऑनलाइन परीक्षा लेना संभव नहीं है। ऐसे में विद्यापीठों की सभी परीक्षाएं ऑनलाइन ही ली जाएंगी ताकि किसी भी विद्यार्थी का कोई नुकसान न हो। इस आशय की घोषणा राज्य के उच्च व तकनीकी शिक्षा मंत्री उदय सामंत द्वारा की गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि कोविड संक्रमण का प्रभाव कम होने के बाद प्राध्यापक भर्ती की जाएगी। यह जानकारी मंत्री उदय सामंत ने राज्य के सभी कुलगुरुओं के साथ हुई ऑनलाइन बैठक में दी है। साथ ही कहा है कि राज्य में बहुत जल्द 37 लाख महाविद्यालयीन विद्यार्थियों का कोविड टीकाकरण करने का सरकार का मानस है। गत रोज नासिक शहर स्थित जाकिर हुसैन हॉस्पिटल में ऑक्सीजन लीकेज की वजह से हुए हादसे की घटना को देखते हुए स्थानीय जिला प्रशासन भी बेहद सतर्क हो गया है और गुरुवार को जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने तुरंत ही वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों व स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ सुपर स्पेशलिटी पीडीएमसी व जिला सामान्य अस्पताल में स्थापित किए गए ऑक्सीजन टैंक परिसर का मुआयना किया। साथ ही वहां पर किसी भी तरह के हादसे को रोकने व टालने हेतु किए गए इंतजामों का जायजा लिया और नासिक जैसी घटना की पुनरावृत्ति अमरावती में न हो इस हेतु संबंधितों को आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए। काल नाशिकमध्ये जी घटना घडली ती अतिशय धक्कादायक आहे आणि आज ब्लेम गेम सुरू आहे। तर खैर मला त्याच्याबद्दल एवढंच म्हणायचं आहे की मी आज या ठिकाणी सरप्राईज विजिट इथं केलेली आहे। सगळ्या गोष्टी चेक करतो आहे। तिथले सुपरचे जे ॲडमिनिस्ट्रेशन आहे त्यांच्यासोबत देखील गप्पा मारतो आहे, कारण आता या प्रेशरमध्ये कोऑर्डिनेशन आणि कोऑपरेशन हे अतिशय महत्त्वाचं आहे छोट्या गोष्टीसाठी, आणि सगळे प्रेशरमध्ये आहेत। आमच्या सकट जे बाकीचे अधिकारी जे आहेत ते देखील मागच्या 1-1.5 वर्षापासून आपण त्या सगळ्या प्रोसेसमध्ये, डॉक्टर्स देखील अतिशय टेन्शनमध्ये आहे। तर ब्लेम गेम न करता या ठिकाणी काम करणं गरजेचं आहे। तर आम्ही आमचं काम म्हणून या ठिकाणी सगळ्या गोष्टी छोट्या छोट्या चेक करतो आहे। मी माझ्या स्तरावर, कलेक्टरच्या स्तरावर, अधिकारी डॉक्टर्सच्या स्तरावर अवेअर राहणं आणि टू प्रिपेअर फॉर द बेस्ट अँड टू बी रेडी फॉर वॉट एव्हर कम्स, असं आमचं सगळं सुरू आहे। अतिशय टेन्शनमध्ये आम्ही पण सगळे आहोत। त्रास होतो आहे आता। आपण मागच्या वेळेला जो लॉकडाऊन केला होता त्याच्यामुळे अमरावती बाकी जिल्ह्याच्या कंपॅरिझनमध्ये बऱ्या आणि सेफ कंडिशनमध्ये आहे, पण तरी हे सेफ्टी गार्ड करण्याची अतिशय गरज आहे आणि आम्ही तेच गार्डिंग करतो। राज्य सरकार द्वारा ब्रेक द चेन अंतर्गत सुधारित संशोधित नियमावली लागू करते हुए कहा गया है कि कोविड संक्रमण को प्रतिबंधित करने हेतु कुछ आपातकालीन कदम उठाए जाने बेहद जरूरी हो गए हैं। ऐसे में अमरावती जिलाधीश कार्यालय द्वारा अमरावती जिले के लिए आगामी 30 अप्रैल की मध्यरात्रि तक नए नियमों को लागू किया गया है और इस संदर्भ में जिलाधीश शैलेश नवाल द्वारा नई अधिसूचना जारी की गई है, जिसके मुताबिक आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी सरकारी कार्यालयों में अब केवल 15% कर्मचारियों की उपस्थिति में कामकाज होगा और जीवनावश्यक सेवाओं वाले कार्यालयों में भी अधिकतम 50% कर्मचारी ही उपस्थित रह सकेंगे। वहीं जीवनावश्यक सेवाएं प्रत्यक्ष लोगों तक पहुंचाने हेतु 100% मनुष्यबल तैनात किया जा सकेगा। इसके साथ ही विवाह समारोह में अधिकतम 25 लोग उपस्थित रह सकेंगे और महज 2 घंटे के भीतर विवाह समारोह से संबंधित कार्यक्रम संपन्न करना होगा। इस नियम का उल्लंघन होने पर संबंधित परिवार को 50,000 रुपए का आर्थिक जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही संबंधित हॉल या समारोह स्थल को कोविड संक्रमण की स्थिति नियंत्रित होने तक सील लगाकर बंद किया जाएगा। आगामी 30 अप्रैल तक राज्य परिवहन निगम की बसों के अलावा अन्य निजी यात्री वाहनों को केवल आपातकालीन सेवा या जरूरी कारणों के चलते ही प्रयोग में लाया जा सकेगा और ऐसे वाहनों में केवल 50% क्षमता तक ही यात्री ले जाए जा सकेंगे। इस दौरान जीवनावश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सहित आपातकालीन वैद्यकीय प्रसंग अथवा अंतिम संस्कार या परिवार में किसी के गंभीर तौर पर बीमार रहने जैसी वजहों के लिए ही अंतर जिला व अंतर शहर यात्रा को अनुमति दी जाएगी। साथ ही एक शहर से दूसरे शहर यात्रा करने वाले लोगों को 14 दिनों तक होम आइसोलेशन में रहना होगा और जरूरत पड़ने पर रैपिड एंटीजन अथवा RT-PCR टेस्ट भी करवानी होगी। इस संचारबंदी काल के दौरान सभी जीवनावश्यक वस्तुओं को पहले की तरह रोजाना सुबह 7 से 11 बजे तक 4 घंटे खुले रहने की छूट दी जाएगी और सुबह 11 बजे के बाद से अगले दिन सुबह 7 बजे तक समूचे जिले में संचारबंदी व जमाबंदी के नियम लागू रहेंगे।
इस समय अमरावती जिले में जिस रफ्तार से गंभीर स्थिति वाले कोविड संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है, उसी रफ्तार से उनकी जान बचाने हेतु कृत्रिम ऑक्सीजन की जरूरत भी पड़ रही है। स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ऑक्सीजन बेड पर भर्ती मरीज को जहां प्रति मिनट 1 से 5 लीटर कृत्रिम ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, वहीं आईसीयू व वेंटिलेटर पर रहने वाले गंभीर स्थिति वाले मरीजों को प्रति मिनट 15 से 20 लीटर लिक्विड ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। यानी गंभीर स्थिति वाले मरीजों को प्रति घंटे 450 लीटर और रोजाना 9 से 10,000 लीटर कृत्रिम ऑक्सीजन देना पड़ता है। यही वजह है कि इन दिनों अमरावती जिले में मरीजों की जान बचाने हेतु रोजाना 20 टन कृत्रिम ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है। इस समय शहर सहित जिले के सरकारी व निजी कोविड अस्पतालों को जिला प्रशासन द्वारा अन्न व औषधि प्रशासन यानी FDA के जरिए कृत्रिम ऑक्सीजन उपलब्ध कराने का काम किया जा रहा है। जिले में विगत सितंबर माह के दौरान कोविड संक्रमण की विस्फोटक स्थिति के मद्देनजर जिला प्रशासन द्वारा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एविन अस्पताल तथा PDMC अस्पताल में लिक्विड ऑक्सीजन के 3 अलग अलग टैंक स्थापित किए गए, जिनकी कुल क्षमता 37 टन लिक्विड ऑक्सीजन संग्रहित करने की है। साथ ही शहर की वल्लभ गैसेस एजेंसी के पास भी 20 टन क्षमता वाला लिक्विड ऑक्सीजन टैंक है, किंतु इन दिनों लिक्विड ऑक्सीजन की बड़े प्लांट से ही आपूर्ति अत्यल्प है। ऐसे में अमरावती शहर सहित जिले में ऑक्सीजन को लेकर काफी किल्लत देखी जा रही है। वहीं दूसरी ओर इन दिनों ऑक्सीजन की खपत बड़े पैमाने पर बढ़ गई है। इससे पहले प्रशासन द्वारा रोजाना अमरावती शहर सहित जिले के विभिन्न कोविड अस्पतालों, कोविड हेल्थ सेंटरों व कोविड केयर सेंटरों में उपलब्ध कुल बेड संख्या के साथ साथ वहां भर्ती मरीजों और फिलहाल रिक्त बेड संख्या से संबंधित जानकारी जारी की जाती थी, जिससे कोविड संक्रमण की चपेट में आने वाले मरीजों सहित उनके परिजनों को यह देखने में आसानी होती थी कि उनके मरीजों को कहां पर भर्ती कराया जा सकता है। लेकिन पिछले 4-5 दिनों से प्रशासन द्वारा अचानक ही यह जानकारी देना बंद कर दिया गया है। इससे पहले प्रशासन द्वारा जब रिक्त बेडों की संख्या के बारे में जानकारी जारी की जाती थी, उसके बावजूद अधिकांश निजी अस्पतालों द्वारा मरीजों व उनके परिजनों को यही जवाब दिया जाता था कि उनके यहाँ फिलहाल कोई बेड रिक्त नहीं है। आए दिन इस तरह की शिकायतें सामने आने के बाद सबसे पहले मंडल न्यूज बुलेटिन ने ही इसे लेकर प्रमुखता के साथ खबर प्रसारित की थी और प्रशासन के ध्यान में लाकर यह बात दी थी कि निजी अस्पतालों द्वारा उनके यहाँ रिक्त रहने वाली बेड की संख्या बताने में कुछ हद तक गड़बड़ी की जा रही है। किंतु इस खबर का असर यह हुआ कि प्रशासन ने विगत 4-5 दिनों से शहर से जिले के निजी कोविड अस्पतालों में भर्ती मरीजों व रिक्त बेड संख्या के बारे में जानकारी देना ही बंद कर दिया है। ऐसे में अब यह जानने का कोई रास्ता ही नहीं बचा कि किस अस्पताल में वेंटिलेटर, आईसीयू, ऑक्सीजन व जनरल के कितने बेड खाली हैं और वहां पर कितने मरीज भर्ती हैं। इस बारे में जानकारी हेतु संपर्क किए जाने पर जिलाधीश शैलेश नवाल ने बताया कि जिला सूचना कार्यालय के जरिए सुबह 12 बजे तक कोविड अस्पतालों में रिक्त रहने वाली बेड संख्या के बारे में जानकारी प्रसारित की जाती थी, जो सांध्य दैनिकों में शाम 6 बजे के आसपास प्रकाशित होती थी और प्रातःकालीन दैनिकों में दूसरे दिन वह जानकारी प्रकाशित की जाती थी। इस दौरान कई अस्पतालों में मरीजों को भर्ती करने का काम लगातार जारी रहता था और रिक्त बेडों की संख्या कम हो जाती थी, जिससे प्रशासन द्वारा जारी किए जाने वाले आंकड़ों को लेकर संभ्रम फैलता था। ऐसे में फिलहाल उन आंकड़ों को जारी करने का काम बंद कर दिया गया है और जिला व मनपा स्तर पर कॉल सेंटर की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जहां पर फोन करने के बाद मरीजों के परिजनों को जानकारी दी जाएगी कि इस वक्त किस अस्पताल में कितने बेड उपलब्ध हैं। इस समय अमरावती शहर से जिले में कोविड संक्रमित मरीजों के इलाज हेतु ऑक्सीजन के साथ साथ रेमडेसिविर इंजेक्शनों की भी भारी किल्लत है और इस इंजेक्शन की जरूरत रहने वाले व निजी अस्पतालों में भर्ती कुल संक्रमित मरीजों की तुलना में औषधि प्रशासन द्वारा केवल 25% मरीजों के लिए दवा विक्रेताओं को अलोकेशन दिया जाता है। वहीं शेष मरीजों के परिजनों को निजी अस्पतालों द्वारा PDMC अस्पताल से रेमडेसिविर लाने हेतु चिट्ठी लिखकर दी जाती है और उन रिश्तेदारों को PDMC के मेडिकल स्टोर के सामने कई घंटों तक लाइन लगाकर खड़े रहना पड़ता है। इस इंजेक्शन की कालाबाजारी न हो पाए, इस हेतु जिला प्रशासन व औषधि प्रशासन द्वारा इस इंजेक्शन की उपलब्धता व वितरण को अपने नियंत्रण में लिया गया। इसके तहत स्थानीय थोक दवा विक्रेताओं के पास रेमडेसिविर इंजेक्शन के जितने वायल उपलब्ध होते हैं उसकी जानकारी औषधि प्रशासन को दी जाती है, जहां से दवा विक्रेताओं को अलग अलग निजी अस्पतालों को रेमडेसिविर के कितने वायल दिए जाने हैं इसका एलोकेशन दिया जाता है। साथ ही शहर के निजी अस्पतालों में भर्ती व रेमडेसिविर की जरूरत रहने वाले शेष मरीजों के लिए जिलाधीश व जिला शल्य चिकित्सक के नियंत्रण में PDMC अस्पताल के जरिए मरीजों के परिजनों को आवश्यक दस्तावेजों की जांच पड़ताल के बाद रेमडेसिविर इंजेक्शन उपलब्ध कराया जा रहा है। बता दें कि कुछ दिन पहले सुपर कोविड अस्पताल के लिए जिला शल्य चिकित्सक कार्यालय के अधीन रेमडेसिविर के करीब 9000 वायल का स्टॉक उपलब्ध था, जिसमें से PDMC अस्पताल को रोजाना 200 से 300 वायल हाथ उधारी पर दिए जा रहे थे, ताकि PDMC सहित निजी अस्पतालों में भर्ती मरीजों हेतु
रेमडेसिविर इंजेक्शन उपलब्ध कराया जा सके। इस दौरान सुपर कोविड अस्पताल में भर्ती मरीजों के लिए भी इसी स्टॉक से रेमडेसिविर इंजेक्शन प्रयोग में लाए जा रहे थे। ऐसे में सुपर कोविड अस्पताल में रेमडेसिविर के लिए केवल 2000 वायल ही उपलब्ध हैं, जिनसे सुपर कोविड अस्पताल का काम 3 से 4 दिन तक चल सकता है। और इस दौरान यदि सरकारी कोविड अस्पताल को रेमडेसिविर इंजेक्शन का नया स्टॉक नहीं मिलता है तो सुपर कोविड अस्पताल में भी काफ़ी दिक्कतें पेश आ सकती हैं। समूचे जिले के नागरिकों के स्वास्थ्य व इलाज की जिम्मेदारी रखने वाले जिला शल्य चिकित्सक डॉक्टर श्याम सुंदर निकम गत रोज खुद कोविड संक्रमण की चपेट में आ गए। इसके साथ ही जिला सामान्य अस्पताल में काम करने वाले 25 लोगों की कोविड टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिससे स्वास्थ्य क्षेत्र सहित समूचे जिले में जबरदस्त हड़कंप व सनसनी व्याप्त है। जिला शल्य चिकित्सक डॉक्टर श्याम सुंदर निकम सहित इरविन अस्पताल के 25 लोगों का स्टाफ कोविड संक्रमित रहने की खबर पर अपनी चिंता जताते हुए पूर्व पालक मंत्री व विधान परिषद सदस्य प्रवीण पोटे पाटिल ने सीएस डॉक्टर निकम सहित सभी स्वास्थ्य कर्मियों के स्वास्थ्य लाभ की कामना की। साथ ही सभी लोगों से कोविड त्रिसूत्री के नियमों का पालन करने का आह्वान करते हुए कहा कि हजारों लोगों की जिंदगी बचाने वाले डॉक्टर भी अगर कोविड संक्रमण की चपेट में आ सकते हैं तो आम नागरिकों ने इस बीमारी के खतरे की गंभीरता को समझना चाहिए और मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों सहित प्रशासनिक निर्देशों का पालन करना चाहिए। विगत कुछ दिनों से कोविशील्ड व कोवैक्सीन जैसी कोविड प्रतिबंधात्मक वैक्सीन की किल्लत रहने की वजह से टीकाकरण की रफ्तार कुछ सुस्त हो गई है और जैसे जैसे वैक्सीन की खेप उपलब्ध हो रही है वैसे वैसे टीकाकरण केंद्रों को वैक्सीन का स्टॉक उपलब्ध कराते हुए लाभार्थियों को कोविड वैक्सीन के डोज लगाए जा रहे हैं। गत रोज अमरावती संभाग के लिए स्वास्थ्य उप संचालक कार्यालय को एक बार फिर 52,500 वैक्सीन की खेप उपलब्ध हुई है, जिसमें से अमरावती जिले के लिए 12,900 वैक्सीन उपलब्ध कराई गई है। वैक्सीन के इस नए स्टॉक के जरिए टीकाकरण केंद्रों पर वैक्सीन का पहला व दूसरा डोज लगाए जाने का काम दोबारा शुरू किया गया है। सत्ताधारी दल के पार्षदों द्वारा ही प्रभाग के विकास हेतु निधि के लिए आंदोलन की चेतावनी प्रशासन को दी गई है। इससे यह साबित होता है कि सत्ताधारियों द्वारा जो बजट पेश किया गया वह जीरो बजट था और इसमें केवल घोषणाबाजी ही की गई है। इस आशय का प्रतिपादन करते हुए मनपा के नेता प्रतिपक्ष बबलू शेखावत ने आरोप लगाया कि विगत 4.5 वर्ष के कार्यकाल दौरान सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने अमरावती महानगरपालिका को पूरी तरह से भकास किया है। कोविड संक्रमण के चलते राज्य सरकार ने 14 अप्रैल की रात 8 बजे से जारी कड़े निर्बंधों में बदलाव करते हुए अब 1 मई तक राज्य में कड़े लॉकडाउन की घोषणा की है। साथ ही लॉकडाउन के नियमों में परिवर्तन करते हुए अब जिला बंदी की भी घोषणा की गई है। इससे पहले सरकार ने कहा था कि एसटी बस सेवा केवल अत्यावश्यक सेवा में शामिल लोगों के लिए उपलब्ध होगी, लेकिन अब कहा गया है कि एसटी बस सेवा शुरू रहेगी, लेकिन 50% यात्री संख्या के साथ। वहीं सरकार ने नए नियमों में यह भी कहा है कि एक जिले से दूसरे जिले में जाने वाले व्यक्ति को 14 दिन क्वारंटाइन रखा जाएगा। ऐसे में लॉकडाउन को लेकर जारी किए गए नए नियमों के चलते एसटी महामंडल के कर्मचारियों में काफी हद तक संभ्रम देखा जा रहा है। गुरुवार 22 अप्रैल को जिले में कोविड संक्रमितों की संख्या के साथ साथ कोरोना संक्रमण की वजह से होने वाली मौतों की संख्या में काफी उछाल दिखाई दिया, जब एक दिन के दौरान 739 कोविड संक्रमित मरीज पाए गए। इसके साथ ही कोविड संक्रमितों की संख्या बढ़कर 59,124 पर जा पहुंची। वहीं गुरुवार को 24 घंटे के दौरान जिले के कोविड अस्पतालों में कुल 23 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई, जिनमें 16 स्थानीय व 7 बाहरी जिलों के मरीजों का समावेश रहा। जिले में कोविड मृतकों की संख्या बढ़कर अब 829 पर जा पहुंची है। वहीं बाहरी जिलों के मृतकों की संख्या को जोड़कर यह 917 पर जा पहुंचा है। स्थानीय मृतकों में मनपा क्षेत्र के 7 व ग्रामीण क्षेत्र के 9 मरीजों का समावेश है। इसके अलावा गुरुवार को जिले के कोविड अस्पतालों से 470 मरीजों को कोविड मुक्त हो जाने के चलते डिस्चार्ज दिया गया। जिले में अब तक कुल 52,153 संक्रमित मरीज कोविड मुक्त हो चुके हैं। साथ ही इस समय कुल एक्टिव पॉजिटिव मरीजों की संख्या 6,142 है, जिनमें मनपा क्षेत्र के 2,228 व ग्रामीण क्षेत्र के 3,914 मरीजों का समावेश है। इनमें से 1,773 मरीज कोविड अस्पतालों में भर्ती हैं। वहीं मनपा क्षेत्र में 1,142 व ग्रामीण क्षेत्रों में 3,227 मरीज होम आइसोलेशन में रखे गए हैं। लॉकडाउन काल के दौरान लोग बाग बेवजह सड़कों पर न घूम पाएं और उड़ान पुल का प्रयोग न कर सकें, इस बात के मद्देनजर प्रशासन द्वारा कई सड़कों पर बैरिकेडिंग करने के साथ ही उड़ान पुलों के एंट्री पॉइंट पर बैरिकेड लगाए गए हैं। लेकिन यहां पर कोई भी पुलिसकर्मी उपस्थित नहीं रहने की वजह से लोग बाग बैरिकेड के बीच में उपलब्ध जगह से अपने वाहन लेकर बड़े आराम के साथ आना जाना कर रहे हैं। ऐसे में इसे नियमों की ऐसी तैसी कहा जा सकता है। कोविड संक्रमण की स्थिति के मद्देनजर विद्यार्थियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा को रद्द करने का निर्णय लिया गया है। ऐसे में इस बार अमरावती जिले में कक्षा 10वीं के 40,663 विद्यार्थी बिना परीक्षा दिए ही अगली कक्षा में प्रवेश प्राप्त कर सकेंगे। इस हेतु शिक्षा मंडल द्वारा अंतर्गत मूल्य मापन के जरिए विद्यार्थियों को अंक दिए जाएंगे। राज्य शिक्षा मंडल द्वारा कक्षा 10वीं की परीक्षा रद्द करने के निर्णय को फिसड्डी कहे जाते विद्यार्थियों के लिए शानदार मौका कहा जा सकता है, किंतु इस परीक्षा के लिए दिन रात पढ़ाई करते हुए अच्छे अंक लाने के लिए मेहनत करने वाले विद्यार्थियों का इस फैसले की वजह से निश्चित तौर पर नुकसान होगा, ऐसा यह भी तय है।
कक्षा 10वीं की परीक्षा रद्द होने की वजह से यद्यपि कई विद्यार्थियों ने राहत की सांस ली है, लेकिन अंतर्गत मूल्यमापन कैसे होगा इसकी चिंता विद्यार्थियों सहित उनके अभिभावकों को सता रही है। सरकार द्वारा लिए गए निर्णय की वजह से विद्यार्थियों का शैक्षणिक वर्ष तो बच गया, किंतु अगली कक्षा में प्रवेश और शिक्षा का क्या होगा यह सवाल कई विद्यार्थियों को सता रहा है। ऐसे में सरकार की ओर से अंतर्गत मूल्यमापन हेतु जारी की जाने वाली गाइडलाइन को लेकर हर कोई प्रतीक्षा कर रहा है। धर्मशास्त्रों में अन्न को पूर्ण ब्रह्म कहा गया है। साथ ही जरूरतमंदों को भोजन सहित वस्त्र व सिर छिपाने के लिए जगह उपलब्ध कराने से बड़ा कोई पुण्य नहीं है। इस बात को ध्यान में रखते हुए शहर के सिंधी समुदाय द्वारा विगत 3 वर्षों से नानक रोटी उपक्रम के तहत रोजाना 2000 गरीब व जरूरतमंद लोगों को दोनों समय भरपेट भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ ही कोरोना काल के दौरान नानक रोटी संस्था ने सड़कों पर रहने वाले हजारों लोगों की भूख मिटाने का काम किया है। नानक रोटी ट्रस्ट में सिंधी कैंप निवासी शंकरलाल ओटवानी, राजकुमार दुर्गाई, मनोज पुष्वानी, संदीप आसानी व गणेश थावरानी का प्रमुख रूप से समावेश है। वहीं इंद्र कुमार लुल्ला, किशन चंद पिंजानी, अजय पिंजानी, कीमत राम धनकानी, अमर कुकरेजा, अमरलाल देवानी, बलराम वरियानी, दीपक पंजवानी व सतीश थावरानी सहित 25 से अधिक नागरिक इस उपक्रम में निरंतर सेवा देते हैं। सिंधी कैंप परिसर में किसी के भी घर में जन्म दिवस, विवाह समारोह अथवा कोई भी शुभ कार्य रहने पर संबंधितों द्वारा इस ट्रस्ट को दान दिया जाता है। यदि कोई 1 रुपए का भी दान देता है तो ट्रस्ट द्वारा इसे स्वीकार किया जाता है। साथ ही यदि किसी ने फोन करते हुए जरूरतमंदों के लिए भोजन हेतु सहायता मांगी तो नानक रोटी ट्रस्ट का वाहन तुरंत ही उस परिसर में भोजन का वितरण करता है। नानक रोटी ट्रस्ट द्वारा शहर के विभिन्न इलाकों में भोजन सेवा देने वाले वाहन को घुमाया जाता है और प्रमुख 13 स्थानों पर खड़े रहकर वहां मौजूद जरूरतमंदों को भोजन की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। इसके साथ ही सड़क किनारे रहने वाले बेसहारा लोगों को भोजन की सेवा उपलब्ध कराते हुए नानक रोटी ट्रस्ट द्वारा विगत 3 वर्षों से शहर के पीडीएमसी अस्पताल, जिला अस्पताल सहित शहर के निजी अस्पतालों में भर्ती कोविड संक्रमित मरीजों व उनके परिजनों हेतु भी भोजन सेवा उपलब्ध कराई जा रही है। नानक रोटी ट्रस्ट द्वारा शहर में जल्द ही शीतल जलवाहिनी सेवा भी शुरू की जाएगी, जिसके लिए एक वाहन विशेष रूप से तैयार किया जा रहा है, जिसमें ठंडे पानी का स्टोरेज रहेगा और वाहन के 3 और नल लगे रहेंगे। नानक रोटी वाले वाहन की तरह शीतल जल वाला यह वाहन भी रोजाना सुबह से लेकर रात तक शहर के प्रमुख चौक चौराहों का चक्कर लगाएगा, ताकि गर्मी के मौसम के दौरान गरीब व जरूरतमंद लोगों के साथ साथ सभी लोगों की प्यास बुझाई जा सके। जब से कोविड संक्रमण और लॉकडाउन का दौर शुरू हुआ है, तब से पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों पर बंदोबस्त का तनाव बढ़ गया है। ऐसे में लॉकडाउन काल के दौरान सड़कों पर बंदोबस्त में तैनात रहने वाले पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए रोजाना सुबह चाय नाश्ते, ठंडे पानी तथा मास्क व सैनिटाइजर के वितरण का काम नानक रोटी ट्रस्ट द्वारा शुरू किया गया है, जो इस समय भी संचारबंदी के समय शुरू है। इसके अलावा विगत 1 वर्ष के दौरान नानक रोटी ट्रस्ट द्वारा शहर में 1 लाख से भी अधिक मास्क का वितरण आम नागरिकों को किया गया है। इस समय अमरावती के कोविड अस्पतालों में बड़ी संख्या में कोविड संक्रमित मरीजों की मौत हो रही है। अब तक कोविड संक्रमण की वजह से मृत हुए लोगों का अंतिम संस्कार हिंदू मोक्षधाम में ही किया जाता था, किंतु मृतकों की लगातार बढ़ती संख्या के चलते हिंदू मोक्षधाम में अब अंतिम संस्कार के लिए जगह और साधन कम पड़ने लगे हैं। ऐसे में जिला एवं मनपा प्रशासन द्वारा हिंदू मोक्षधाम सहित शंकरनगर व विलासनगर स्थित स्मशान भूमियों में भी कोरोना मृतकों के अंतिम संस्कार का नियोजन किया गया है। इस हेतु दोनों स्मशान भूमियों में तमाम आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं। इसके तहत शंकरनगर स्थित स्मशान भूमि में चबूतरों की संख्या बढ़ाई गई है। साथ ही आगामी 15 दिनों के भीतर यहां पर गैस शवदाहिनी भी स्थापित की जाएगी। ऐसी जानकारी क्षेत्र के पार्षद बलदेव बजाज द्वारा दी गई है। इस समय प्रशासन द्वारा जीवनावश्यक वस्तुओं की दुकानों को केवल सुबह 7 से 11 बजे तक 4 घंटे ही खुले रहने की छूट दी गई है। साथ ही लगातार बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कड़ा लॉकडाउन भी लगाया जा रहा है। ऐसे में आम नागरिकों की जबरदस्त भीड़ इतवारा बाजार परिसर में साग सब्जी व किराना जैसी जीवनावश्यक वस्तुएं खरीदने के लिए उमड़ रही है। विगत 2 दिनों से सुबह के वक्त इतवारा बाजार सहित शहर की सभी सड़कों पर काफी भीड़भाड़ का आलम दिखाई दे रहा है, जिसे देखकर लगता ही नहीं है कि लॉकडाउन या संचारबंदी जैसी भी कोई चीज शहर में लागू है। शहर में इन दिनों कोरोना के लगातार बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रशासन की ओर से कई कड़ी पाबंदियां लगाई गई हैं। इसके बावजूद कई लोगों द्वारा नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। ऐसे में आज मनपा के बाजार परवाना विभाग की टीम ने राजापेट व गाड़गीनगर पुलिस थाना क्षेत्र में स्थित कई प्रतिष्ठानों पर कोविड नियमों का उल्लंघन करने के मामले में कार्रवाई की। इस दौरान फर्शी स्टॉप के आदित्य जेरोक्स, दशहरा मैदान के वेलकम सीट कवर, रामपुरी कैंप के पुनेरी चाय तथा पलाश लाइन के वंस मोर सलून पर कार्रवाई की गई। वहीं दूसरी ओर विगत 2 माह में लॉकडाउन एवं संचारबंदी के नियमों के उल्लंघन को लेकर पुलिस द्वारा 1343 लोगों पर कार्रवाई की गई है, जो संचारबंदी के बावजूद सड़कों पर आवाजाही कर रहे थे। चांदूर बाजार तहसील में वर्ष 2020-2021 के रबी के आर्थिक मौसम में 3380.50 हेक्टेयर क्षेत्रफल में गेहूं की बुआई की गई थी। प्रतिवर्ष नाफेड के जरिए योग्य समर्थन मूल्य भाव में किसानों से फसल की खरीदी की जाती है, लेकिन इस वर्ष गेहूं की खरीदी करने की पंजीयन प्रक्रिया बीते 15 अप्रैल से शुरू हुई। ऐसी जानकारी सहकारी खरीदी बिक्री के सचिव अशोक सिंकर द्वारा दी गई।
युवा स्वाभिमान पार्टी द्वारा मनपा आयुक्त प्रशांत रोड़े को एक ज्ञापन सौंपकर मांग की गई कि कोविड संक्रमण की वजह से मृत होने वाले लोगों का अंतिम संस्कार करने हेतु शहर से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सरकारी जगह पर अस्थायी स्मशान भूमि का प्रबंध किया जाए। कोरोना से संक्रमित गंभीर स्थिति वाले मरीजों के लिए बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन की मांग हो रही है, लेकिन मांग के अनुरूप आपूर्ति नहीं होने से शहर में कृत्रिम ऑक्सीजन की किल्लत महसूस हो रही है। ऐसे में गंभीर स्थिति वाले मरीजों को अन्य स्थानों पर रेफर करने के हालात निर्माण हो रहे हैं। इस समस्या को सुलझाने के लिए ऑक्सीजन का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध करने का प्रयास तो किया जा रहा है, साथ ही ऑक्सीजन का उचित उपयोग करने का भी नियोजन किया जा रहा है। ऐसे में जिला प्रशासन द्वारा सरकारी व निजी अस्पतालों का अब ऑक्सीजन ऑडिट करने का निर्णय भी लिया गया है। गजानन टाउनशिप के नागरिकों द्वारा महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण के कार्यकारी अभियंता को निवेदन सौंपकर बताया गया कि घरेलू नल कनेक्शन के नाम पर ठेकेदार द्वारा अनाप शनाप रकम की वसूली की जा रही है। ऐसे में सरकारी दर के अनुसार ही नागरिकों को रकम लेने के निर्देश ठेकेदार को दिए जाएं और ली गई रकम की सरकारी रसीद भी दी जाए। संभाजी ब्रिगेड द्वारा प्रशासन को सौंपे गए ज्ञापन में मांग की गई है कि इन दिनों कोविड संक्रमण काल के दौरान प्रत्येक व्यक्ति को मेडिकल उपचार के लिए काफी अधिक खर्च करना पड़ रहा है। ऐसे हालात में केंद्र व राज्य सरकार द्वारा सभी दवाइयों को टैक्स फ्री करते हुए नागरिकों को राहत दी जानी चाहिए। प्रतिवर्ष 22 अप्रैल को विश्व वसुंधरा दिवस मनाया जाता है। इस उपलक्ष्य में ऑर्गेनाइजेशन फॉर कुला अमरावती की ओर से चिखलदरा के पास स्थित शाहपुर में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। यहां पर संस्था की ओर से गांव वासियों को पर्यावरण संरक्षण की जानकारी दी गई और उनके घरों के सामने पौधे लगाए गए। कोविड संक्रमण काल के दौरान आपदा प्रबंधन की जिम्मेदारी का पालन करते हुए कई शिक्षकों की कोविड संक्रमण की वजह से मौत हुई। इन शिक्षक परिवारों को 50 लाख रुपए का अनुदान दिया जाए, इस हेतु प्रहार शिक्षक संगठन की ओर से एक अभिनव उपक्रम चलाया जा रहा है, जहां एक और राज्य सरकार से शिक्षक परिवारों को कोविड बीमा योजना का लाभ दिए जाने की मांग की जा रही है। साथ ही साथ शिक्षकों द्वारा अपने स्तर पर भी संबंधित शिक्षक परिवारों के लिए सहायता राशि जुटाई जा रही है। राज्य के जल संपदा मंत्री ओम प्रकाश उर्फ बच्चू कडू द्वारा कहा गया है कि ग्रामीण क्षेत्र का विकास कृषि एवं कृषि व्यवसाय पर निर्भर रहता है। कृषि के लिए किसानों को पानी की आवश्यकता होती है, अतः क्षेत्र के किसानों को शाश्वत सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु नदी प्रवाह मार्ग से प्रकल्पों का निर्माण कर किसानों को पर्याप्त सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। जिला कृषि अधीक्षक अधिकारी विजय चौहाले ने खाद विक्रेताओं के नाम निर्देश जारी करते हुए कहा कि कुछ खाद उत्पादक कंपनियों द्वारा खाद की दर वृद्धि किए जाने की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, अतः खाद विक्रेताओं को पुराना स्टॉक पुरानी MRP पर ही बेचना होगा। यदि कहीं पर भी अधिक दरों में खाद की बिक्री होती पाई गई तो संबंधितों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। विगत दिनों स्थानीय क्राइम ब्रांच ने रविनगर परिसर में छापा मारकर IPL सट्टा मामले को उजागर करते हुए संदीप भोयरकर व धीरज भगत नामक 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। साथ ही संदीप चांडक व संस्कार शर्मा नामक 2 आरोपियों की इस समय सरगर्मी से तलाश की जा रही है, जो अब तक पुलिस के हाथ नहीं लगे हैं। चांदूर बाजार तहसील अंतर्गत आने वाले शिरजगांव कस्बा पुलिस ने महाराष्ट्र मध्य प्रदेश की सीमा पर बहिरम चेकपोस्ट के निकट बुधवार की शाम नाकाबंदी कर एक 10 पहिया कंटेनर को पकड़कर 62 गोवंश जानवरों को छुड़ाया और करीब 31,30,000 रुपए का माल बरामद किया। साथ ही राजस्थान के कमलपुरा में रहने वाले आरोपी हरि मोहन उर्फ हरीश रामचंद्र चौधरी को हिरासत में लिया गया। पोरा वन सर्कल के इंदला जंगल में मंगलवार को एक मोर मृतावस्था में पाया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से स्पष्ट हुआ है कि इस मोर की मौत उष्माघात से हुई है। गाड़गीनगर पुलिस थाना अंतर्गत आशियाड कॉलोनी परिसर में रहने वाले यश योगीराज बाजड़ नामक 19 वर्षीय युवक को परिसर में रहने वाली एक नाबालिग लड़की को छेड़ने के मामले में पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। यश बाजड़ ने अपने दोस्तों से इस लड़की से आई लव यू बोलने की शर्त लगाई थी, जिसके बाद उसने ये शर्त तो जीत ली, लेकिन फिलहाल छेड़छाड़ के मामले में वह गाड़गीनगर थाने के लॉकअप में बंद है। शहर में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 8,000 से अधिक वाहनों पर कार्रवाई करते हुए यातायात पुलिस ने उनसे 19,24,800 रुपये का जुर्माना वसूला है। MIDC स्थित बंद बियर बार को निशाना बनाकर सोमवार को चोरों ने लाखों रुपए कीमत की विदेशी शराब की चोरी की थी। इस मामले की गुत्थी को राजापेट पुलिस ने 24 घंटे के भीतर सुलझाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर उसके पास से चोरी का माल बरामद किया है। साथ ही 3 अन्य फरार आरोपियों की सरगर्मी से तलाश की जा रही है। इस मामले में पकड़े गए आरोपी का नाम सोपान आडे बताया गया है, जो मेहर बाबा कॉलोनी का निवासी है। शहर के अकबरी प्लॉट में पुरानी दुश्मनी के चलते एक युवक की निर्मम हत्या किए जाने की घटना बीते 21 अप्रैल की रात 10 बजे घटित हुई थी। इस मामले में अकोट शहर के अकबरी प्लॉट में पुरानी दुश्मनी के चलते एक युवक की हत्या किए जाने की घटना बीती रात 10 बजे घटित हुई थी। इस मामले में अकोट शहर पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ जारी है। वर्धा जिला अंतर्गत राष्ट्रीय महामार्ग पर स्थित सत्याग्रही घाट की टर्निंग पर 21 अप्रैल की रात 1:30 बजे के दौरान ट्रक चालक को नींद की झपकी आने से ट्रक लगभग 150 फीट गहरी खाई में जा गिरा। इस हादसे में किसी तरह की कोई जनहानि तो नहीं हुई, किंतु ट्रक का चालक और उसका सहयोगी बुरी तरह घायल हो गए।
ग्रामीण अपराध शाखा व मावली जहांगीर पुलिस ने किसानों के खेतों में बंधी बकरियों को चुराकर ले जाने वाले 3 चोरों को हिरासत में लिया है। आरोपियों में अंजनगांव के पार्टी निवासी जीवन शिवरकर, अमरावती के बिस्मिल्ला नगर के निवासी दानिश उर्फ शेख अतीक शेख रऊफ तथा इमामनगर निवासी एजाज खान मोहम्मद आरिफ का समावेश है। आरोपियों के पास से करीब 40 छोटी बड़ी बकरियों व वाहन सहित 6 लाख रुपए का माल बरामद किया गया है। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।